हेलो मेरे प्यारे भाइयों, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं आप सभी बेहतर, मस्त, जबरदस्त, शानदार होंगे। आज की इस वीडियो में आप सभी को जो आपका गद्य खंड का जो गद्यांश का जो पहला चैप्टर है, कौन सा है? राष्ट्र का स्वरूप। कौन सा? राष्ट्र का स्वरूप। आज के इस चैप्टर में आप सभी को आसान तरीके से, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझा देंगे। इसमें से आपके गद्यांश का जो आएगा, आप उसे अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और इसे शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। कौन सा चैप्टर? राष्ट्र का स्वरूप। राष्ट्र का स्वरूप वासुदेव सौरभ अग्रवाल जी ने लिखा है, जो पृथ्वी पुत्र संग्रह से लिया गया। कौन से? पृथ्वी पुत्र संग्रह से लिया गया है। कौन? पृथ्वी पुत्र संग्रह से लिया गया है। और इनका जो है हम साहित्यिक परिचय आप सभी को बता दिए हैं, वासुदेव सौरभ अग्रवाल का। ठीक है, तो आप सभी अगर उसे नहीं देखें तो जाके उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखो, राष्ट्र का स्वरूप किसने लिखा है? डॉक्टर वासुदेव सौरभ अग्रवाल जी ने लिखा है। राष्ट्र का स्वरूप, अगर आपसे पूछता कोई राष्ट्र का स्वरूप किसने लिखा है, तो वासुदेव सौरभ अग्रवाल जी ने लिखा है। और 21 संग्रह से लिया गया है। ये पृथ्वी पुत्र निबंध संग्रह से लिया गया है। किससे? पृथ्वी पुत्र निबंध संग्रह से लिया गया है राष्ट्र का स्वरूप। ठीक है, अब देखो क्या बताया गया है। राष्ट्र केवल भूमि का टुकड़ा नहीं, राष्ट्र जो है वो केवल भूमि का टुकड़ा नहीं है, बल्कि जन संस्कृति, जो जनता की संस्कृति, जो मतलब कल्चर, जो हम लोग क्रिया करते हैं, मतलब जो हमारे अंदर जो सभी लोग के तो धर्म में अलग अलग संस्कृति, अलग अलग कार्य होते हैं। ठीक उसी प्रकार से क्या बोला है? राष्ट्र केवल भूमि का टुकड़ा नहीं, बल्कि जन, संस्कृति और धरती के संगम मतलब जहाँ पे कई दो से अधिक चीजें आके जुड़ती हैं। ठीक है, वो क्या? संगम से बनी एक जीवंत इकाई है। कैसी? जीवंत मतलब जिसमें जीवन हो, उसमें कैसी? वो जीवन जीने की इकाई होती है। ठीक है, देखो राष्ट्र का स्वरूप किसने लिखा है? राष्ट्र का स्वरूप डॉक्टर वासुदेव सौरभ अग्रवाल जी ने लिखा है, जो पृथ्वी पुत्र निबंध संग्रह से संकलित है। ठीक है, अब देखो क्या है, राष्ट्र का स्वरूप निर्माण कैसे होता है? राष्ट्र का स्वरूप किन किन चीजों से मिलकर बनता है? एक हो गई धरती, ठीक है। अब देखो किन किन चीजों से मिलकर बनता है राष्ट्र स्वरूप, बताइए। धरती और जन और संस्कृति। कौन सी? धरती, ठीक है, और जन मतलब लोग, जनता जो है, जन और संस्कृति। ठीक है, क्या? संस्कृति। कौन सी? धरती, जन, संस्कृति। ठीक है, समझा आप सभी को कि राष्ट्र का स्वरूप किन किन चीजों को मिलकर बनता है। राष्ट्र का जो स्वरूप है किसे? धरती हो गई, जन हो गया, संस्कृत हो गई। ठीक है, इन चीजों से मिलकर बनता है क्या? इन चीजों से मिलकर बनता है राष्ट्र। ठीक है, राष्ट्र का स्वरूप बनता है। देखो अभी कुछ वीडियो आप देखेंगे जिसमें 10-15 मिनट में समझा दिया गया है। देखो समझाने तो हम भी समझा देंगे, लेकिन हम आप सभी को कम से कम ये वीडियो बनाएंगे, लगभग 1 घंटा तक जाएगी, 1 आवर तक। ठीक है, इसमें बेहतरीन तरीके से सब कुछ जो आपके बुक में है वो बिल्कुल आसान तरीके से समझा देंगे। ठीक है, आप सभी वीडियो में बने रहिए। देखो अब देखो, धरती जिसे भूमि कहते हैं। क्या? धरती जिसे भूमि कहते हैं। देखो क्या है, यह हमारे जन्मभूमि है, जहां हमारा जन्म होता है। धरती या हमारी कैसी भूमि है? या जन्मभूमि है, जो हमें पोषण देती है। क्या? हमें पोषण देती है। ठीक है, देखो आप एक चीज बताओ, हमको कोई ऐसी चीज बताओ जो धरती से नहीं रिलेटेड हो, मतलब आप जो चीज खाते हैं
वो धरती से रिलेटेड नहीं होती है, किसी ना किसी फॉर्म में अलग अलग मतलब मैन्युफैक्चर होके वो खाने वाली मतलब चीज निर्माण होती है। ठीक है, देखो क्या बोला है, या हमारी जन्मभूमि है जो हमें क्या देती है, जो हमें पोषण देती है, पहाड़, नदियां, जंगल, खेत, मौसम, या हमारी पहचान है। क्या? पहाड़, नदियां, क्या? पहाड़, नदियां, जंगल, खेत, मौसम, या हमारी पहचान है। ठीक है, अब देखो धरती से हमारा भावनात्मक और आर्थिक सांस्कृतिक संबंध है। धरती से हमारा भावनात्मक और क्या बोला है, धरती से हमारा भावनात्मक और आर्थिक सांस्कृतिक भी संबंध है। मतलब इससे हम भावनात्मक, इसमें भावनाओं के साथ जुड़े हुए हैं और आर्थिक भी इसी से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अरे भाई धरती नहीं होती तो आप रहेंगे कहाँ, आप घर कहाँ बनाएंगे, आपको खाने के लिए मिलेगा क्या, जब उसपे कुछ चीज उपजाऊ नहीं होगा ना, तो उसपे जब वो रहेगी नहीं, धरती रहेगी नहीं ना, उसपे आप सभी धान उगा पाएंगे, ना गेहूं, ना गन्ना, कुछ भी नहीं उगा पाएंगे, तो आप सभी खाएंगे क्या। देखो उसी प्रकार से हम धरती से भावनात्मक जुड़े हुए हैं। ठीक है, इस भूमि पर हमारे पूर्वजों ने जीवन, क्या, इस भूमि पर हमारे पूर्वजों ने जीवन जिया। हमारे जो पूर्वज हैं, जो हमारे दादा परदादा हैं, इस सब जो हैं वो जीवन जिए हैं और सभ्यता को आगे बढ़ाया, और जो हमारी सभ्यता थी, हमारी जो सभ्यता थी उसको आगे बढ़ाया। ठीक है, अब देखो जन मतलब क्या होता है, जन मतलब लोग, मतलब जनता, जो लोग यहाँ रहते हैं। ठीक है, तो राष्ट्र का स्वरूप किन लोगों से बन गया है, संस्कृति, जन और धरती, तीनों से मिलकर बना है राष्ट्र का स्वरूप। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, जन मतलब लोग, जनता। ठीक है, अब देखो राष्ट्र का निर्माण उसके जन से होता है, राष्ट्र का निर्माण उसके जन से, राष्ट्र का निर्माण उसके जन से होता है। जन मतलब जनता, जो वहां के लोग हैं उनके मिलने से बनता है। या यहाँ रहने वाले लोग, यहाँ जो रहने वाले लोग विभिन्न भाषा, धर्म, वेशभूषा और परंपराओं के होते हुए भी एकता के सूत्र में बंधे होते हैं। देखो आप सभी, आपके जहां आप पे रहते हैं, आपका घर जहां पे है, जिस जिले में है, जिस स्टेट में है, ठीक है, तो आप अलग राज्य में जाएंगे, अरे यूपी में है, अभी दूसरे साइड मतलब अपने घर से लगभग 15 या 20 किलोमीटर दूसरी साइड जाइएगा तो वहाँ की जो बोली है, मतलब जो भाषा है, धीरे धीरे बदलती रहती है। आप कहीं अगर उत्तर दक्षिण दिशा में जाएंगे तो आप सभी का कुछ अलग ही भाषा होगी, मतलब मिलती जुलती होगी, बट बोलने की जो शैली है और अलग तरीके से होगी। अगर आप पश्चिम साइड में जाएंगे, पूर्व साइड में जाएंगे, उत्तर साइड में जाएंगे, आप 15-20 किलोमीटर एरिया के में जाएंगे तो आप सभी पहचानेंगे कि मतलब जो भाषा है, जो बोलने की शैली है, वो थोड़ी थोड़ी डिफरेंस होती चली जाएगी। अब देखो भारत में कई सारे 28 राज्य हैं, तो इसमें हर लगभग देखो असम की जो भाषा है वो अलग है, राजस्थान में पंजाबी हो गई। ठीक है, इसी प्रकार से देखो इसमें क्या बोला है, विभिन्न भाषाओं, विभिन्न धर्मों, ठीक है, इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, ये सब देखो कितने धर्म भी हैं, और परंपराओं के होते हुए भी एकता के सूत्र में, जो यूनिटी है, एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं। ठीक है, अब देखो लोगों को पश्चिम क्या बोला है, लोगों को परिश्रम, साहस, चरित्र, जो लोगों का परिश्रम है, साहस है, चरित्र और सहयोग राष्ट्र को शक्ति देता है। जो लोगों का परिश्रम, साहस, चरित्र और सहयोग राष्ट्र को शक्ति देता है। हम की भावना और परस्पर सम्मान राष्ट्र की नींव है। क्या? हम सभी की, यहाँ हम सभी रहेगा, ठीक है, हम सभी की भावना और परस्पर सम्मान राष्ट्र की नींव है। ठीक है, समझ में आया? अब देखो आप सभी को पहले शॉर्ट ऑफ व्यू दे रहे हैं, अभी इसके बाद हम आप सभी को समझाएंगे, ताकि इतना भी अगर कोई बच्चा देख ले ताकि उसे अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, अभी देखो संस्कृति क्या है, संस्कार और परंपरा। संस्कृति क्या है, संस्कार, जो रीति रिवाजें हैं, जो हमारी संस्कृति है, जो कल्चर है, उसके बारे में बताया गया। देखो क्या है, लोकगीत, लोक कथाएं, रीति रिवाज, त्योहार, कला, साहित्य, भाषा, धर्म, ये सब मिलकर संस्कृत बनाते। क्या लोकगीत। देखो हर
हर राज्य की अलग अलग लोकगीत होती है, उन सबका क्या लोक नृत्य होता है, उसका वहां पे अलग कुछ त्योहार मनाए जाते हैं। वो देखो वही है, लोक कथाएं जो रीति रिवाज होते हैं, त्योहार होते हैं, कला, साहित्य, क्या भाषा, धर्म और सब मिलकर संस्कृति बनाते हैं। ठीक है, अब देखो संस्कृत हमारे जीवन मूल्य और सोच को अलग करती है। जो हमारी संस्कृति है हमारे जीवन के मूल्यों को, सोच को क्या करती है, अलग करती है। ठीक है, पूर्वजों की विरासत, जो हमारे पूर्वज थे उनकी जो विरासत थी हमारे गौरव है, जो हमारे पूर्वज थे जो उनका विरासत थी वो हमारे क्या है, वो हमारा गौरव है, मान सम्मान है, जिसे हमें संजोकर मतलब अच्छे से बचाकर आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, अब देखो संस्कृत ही राष्ट्र की आत्मा है। जो संस्कृत है क्या, जो हमारा कल्चर है, जो हमारी संस्कृत है वो हमारा क्या है बताइए, वो हमारा आत्मा है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है, क्या, जो पीढ़ी दर पीढ़ी बदलती है। ठीक है, जैसे हमारे दादा हो गए, परदादा जो थे, अब हमसे जो आगे आने वाले होंगे वो पीढ़ी दर पीढ़ी मतलब चलती रहेंगी। ठीक है, अब आगे राष्ट्र का स्वरूप, क्या, राष्ट्र का स्वरूप, जब धरती से जुड़ा जन एक साझी संस्कृति और मूल्यों को अपनाता है तभी राष्ट्र बनता है। क्या बोला गया है, जब धरती से जुड़ा जन, धरती से जब जनता धरती से जुड़ जाते हैं, एक साझी मतलब साझेदारी, जिसमें मिलकर क्या बनाते हैं, संस्कृति और मूल्यों को अपनाते हैं। जो संस्कृत का मूल्य है, जो उनका महत्व है, उनको अपनाते हैं तभी राष्ट्र बनता है। ठीक है, देखो राष्ट्र की जीवित इकाई, क्या, राष्ट्र एक जीवित इकाई है। कैसी, राष्ट्र एक जीवित इकाई है जो अतीत के विरासत को वर्तमान में जीती है, जो अतीत की जो विरासत है वो वर्तमान में जीती है, जो भविष्य का निर्माण करती है, जो आने वाला फ्यूचर है, जो भविष्य है उसका वो निर्माण करती है। अतीत हमारे लिए बोझ नहीं है, जो बीत चुका है, जो हिस्ट्री अतीत है वो हमारे लिए बोझ नहीं है, बल्कि प्रेरणा का स्रोत है। हमको प्रेरणा देता है कि हम उससे कुछ सीख के और आगे बढ़ते जाएं, निरंतर काम करते जाएं। ठीक है, अतीत हमारे लिए बोझ नहीं बल्कि क्या है, प्रेरणा है। राष्ट्र संवर्धन का अर्थ है, जो राष्ट्र संवर्धन है उसका अर्थ है अपने गौरवशाली अतीत, जो हमारा हिस्ट्री है, से शक्ति लेकर आगे बढ़ते रहे। मतलब क्या बोला है, देखो राष्ट्र का संवर्धन का अर्थ है कि गौरवशाली अतीत, जो हमारी गौरवशाली अतीत है, जो हमारी हिस्ट्री है, उसे शक्ति लेकर उसे आगे बढ़ते रहे। ठीक है, समझ आया तक। अब देखो राष्ट्र की विशेषताएं, क्या, राष्ट्र की विशेषताएं, जिसमें देखो क्या बताया गया है, विविधता में एकता, क्या, विविधता में एकता बताया गया है। साझी संस्कृति और मूल्य, क्या, साझी संस्कृति और मूल्य बताया गया है। और सामूहिक चेतना और उद्देश्य, और अतीत से प्रेरणा, क्या, अतीत से प्रेरणा लेना, वर्तमान में कार्य करना, उसके बाद और भविष्य के निर्माण का संकल्प, जो भविष्य में जो हमको कुछ भी करना है, हमको पढ़ के आपको या तो गवर्नमेंट जॉब करनी है, डॉक्टर, इंजीनियर या फिर बिजनेसमैन या फिर कुछ भी किसी भी क्षेत्र में काम करना है, उस क्या बोला है कि दृढ़ संकल्प होकर अपने भविष्य का निर्माण करने का संकल्प करना। ठीक है, जन जन का सुख सम्मान और विकास, जन जन मतलब लोगों का सुख सम्मान और उनका विकास करना। ठीक है, अब आगे देखो हमारा कर्तव्य क्या है। हमारा कर्तव्य राष्ट्र की एकता अखंडता, देखो हमारा कर्तव्य राष्ट्र की एकता अखंडता और संस्कृति की रक्षा करे, क्या, राष्ट्र की एकता अखंडता और संस्कृति क्या करे, संस्कृति की रक्षा करे। परस्पर प्रेम, जो लोगों के मतलब जो जन है सभी से मिलजुल के अच्छे से प्रेम भावना से रहे। सहयोग और सद्भाव बनाए रखें, जो सहयोग है एक दूसरे का, उनका सद्भाव सम्मान करते हुए एक दूसरे का क्या बनाए रखें, हमें सद्भाव और प्रेम से रहें। प्रकृति और संसाधनों का सम्मान करें, जो प्रकृति ने जो चीज हमें दिया है ये बहुत ही अमूल्य चीज है, अगर इनमें से
कुछ चीजें हमें नहीं मिलती हैं तो भी हमारा जीवन की हमें कल्पना करना असंभव है। ठीक है, जो हमें प्रकृति ने दिया है उसे बचाकर, उसे संजोकर हमको रखना चाहिए, ना कि उसे नष्ट करना चाहिए। ठीक है, अब देखो, अपने कर्तव्यों का पालन करें, जो आपका कर्तव्य है उसे पालन करें, राष्ट्र को समृद्ध करें और शक्तिशाली बनाएं। ठीक है, समझ आया सभी को? अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखो, यहां से आपका चैप्टर स्टार्ट होता है, यहां से हटेगा नहीं है। देखो, राष्ट्र का स्वरूप भूमि, क्या? भूमि। पहले हम किन चीजों को बताए थे? भूमि हो गया, जन हो गया, संस्कृत कौन सी? भूमि, धरती, भूमि, भूमि, संस्कृति और जन। इन तीनों से मिलके क्या बना है? भूमि, संस्कृति, जन। इन तीनों के मिलने के बाद ही किसका निर्माण हुआ है? किसका? राष्ट्र का स्वरूप का निर्माण हुआ है। किसका? राष्ट्र के स्वरूप का निर्माण हुआ है। ठीक है, हाँ देखो क्या बोला गया है? भूमि, भूमि पर बसने वाला जन। क्या बोला है? भूमि पर बसने वाला जन और जन की संस्कृति, जो भूमि पर बसने वाले लोग हैं, जो उनकी संस्कृति है, इन तीनों को सम्मिश्रण में, क्या? सम्मिश्रण से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। सम्मिश्रण से मतलब मिश्र करके, मिलाने से क्या बनता है? राष्ट्र का स्वरूप बनता है। भूमि का निर्माण, क्या? भूमि का निर्माण देवों ने किया है। देखो ये चीज, ये वाला है, यहां से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में आता ही है। ठीक है, भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है। क्या? भूमि का निर्माण किसने किया है? देवों ने किया है। वह कब से है? वह अनंत काल से। पूछ लेगा कि भूमि का निर्माण किसने किया है? किसने किया है? देवों ने किया है। और कब से है? तो ये अनंत काल से है। ठीक है, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये मतलब आपके एग्जाम में लगभग 7 सेट में से एक सेट, या मैं एक सेट बोल रहा, सॉरी, 3 या 4 सेट में मिलना तय है, क्योंकि ये बार बार रिपीट होता है। ये ऐसा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको छोड़ के जाना ही नहीं है। देखो, संस्कृत का जो, सॉरी, हिंदी में जो गद्य से हो गया, पद्य से, संस्कृत से, पहला चैप्टर छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जाना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। आप सभी को एक भी गद्यांश, पद्यांश कुछ भी नहीं छोड़ के जाना है, केवल पहले चैप्टर से। आप उसके बाद अगर गलती करते हैं तो तब पे गलती आप करिए मत, लेकिन ये वाला चैप्टर जो राष्ट्र का स्वरूप हो गया, और गद्य का पहला चैप्टर हो गया, संस्कृत का पहला चैप्टर, संस्कृत मतलब जो संस्कृत खंड है, उसका छोड़ के नहीं जाएंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अनंत काल से, क्या? भूमि का निर्माण देवों ने किया है, जो अनंत काल से है। उसके भौतिक रूप, जो उसके भौतिक रूप है, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति, क्या? सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। क्या बोला है? कि सचेत होना आवश्यक हमारा कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप, क्या बोला है? भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हमारा जितना अधिक जागृत होंगे, उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। यही पृथ्वी सच्चे अर्थों में, क्या? यही पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की, क्या? राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी, जननी मतलब माता है, समस्त विचारधाराओं की जननी है। ठीक है, अब आगे, जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी होती है, जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी होती है, वो कैसी होती है? वह निर्मूल होती है। मतलब वह कैसी होती है? वह निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता के जड़े, क्या बोला है? राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी, क्या? राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी, उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। क्या? उतना ही जो राष्ट्रीय भाव होगा, क्या?
राष्ट्रीय भाव का अंकुर, अंकुर मतलब जो उगने वाला, मतलब उभरने वाला, पल्लवित होगा। इसीलिए पृथ्वी को भौतिक स्वरूप की, क्या, पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की अद्योपंत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा की पहचान, क्या, महिमा को पहचानना और आवश्यक धर्म है। ठीक है, समझ में आया सभी को। देखो ये वाला, इसमें से भूमि के निर्माण से यहां तक, ये वाला जो आपका गद्यांश है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कहां से, भूमि का निर्माण से और यहां तक जो क्या बोला है, मतलब निर्मूल होती है, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में आती ही है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे देखो क्या बोला है, देखो छोड़ो से, इस कर्तव्य की, क्या, इस कर्तव्य की पूर्ति सैकड़ों हजारों प्रकार से होनी चाहिए। कैसी, इस कर्तव्य की पूर्ति सैकड़ों हजारों प्रकार से होनी चाहिए। पृथ्वी से जिस वस्तु का संबंध है, पृथ्वी से जिस वस्तु का संबंध है, चाहे वह छोटी हो, क्या, चाहे वह छोटी हो या बड़ी हो, उसका कुशल प्रश्न पूछने के लिए हमें कमर कसनी चाहिए। ठीक है, मतलब कुशल मतलब जो, सकुशल मतलब जो अच्छा, उसका प्रश्न, उसको कमर कसनी चाहिए। ठीक है, पृथ्वी का संगोपांग, संगोपांग अध्ययन, ठीक है, पृथ्वी का ऐसा संगोपांग अध्ययन जागरणशील राष्ट्र के लिए बहुत ही आनंदप्रद है, कर्तव्य माना जाता है। ठीक है, गांव और नगरों में सैकड़ों केंद्र से, क्या, गांव और नगरों में सैकड़ों केंद्र से इस प्रकार के अध्ययन का सूत्रपात होना आवश्यक है। ठीक है, उदाहरण के लिए पृथ्वी की उपजाऊ, क्या, उदाहरण के लिए पृथ्वी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने वाला मेघ जो प्रतिवर्ष समय पर आकर अपने अमृत, क्या, अपने अमृत जल से इसे सींचते हैं, हमारे अध्ययन की परिधि के अंतर्गत, जो हमारा अध्ययन होता है उसके परिधि के अंतर्गत आने चाहिए, क्या, आने चाहिए। उन मेघ जलों से परिवर्धित होती, क्या, परिवर्धित होती हैं और प्रत्येक तृणलता, क्या, प्रत्येक तृणलता और वनस्पति के सूक्ष्म परिचय प्राप्त करना ही हमारा कर्तव्य है। ठीक है, इस प्रकार जब चारों ओर से हमारे ज्ञान के कपाट खुलेंगे, जब हमारे चारों ओर से, मतलब जब हमारा ज्ञान है, जब हमारा ज्ञान खुलेगा, तब सैकड़ों वर्षों से शून्य और अंधकार से भरे हुए जीवन के क्षेत्रों में नया उजाला दिखाई देगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखो धरती माता के कोख में, देखो ये वाला बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। धरती माता के कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती हैं। मतलब धरती माता के कोख में जो पहाड़, नदियां, झील, पर्वत, मतलब आदि, मतलब बहुत चीजें जो बसी हुई हैं, जो हमारे लिए बहुत ही अमूल्य चीज है, वो क्या है, उसी के कारण वो क्या कहलाती हैं, उसी के कारण क्या कहलाती, बताइए, वो वसुंधरा कहलाती हैं। ठीक है, उससे कौन परिचित नहीं होना चाहेगा, मतलब उनसे कौन नहीं परिचित होना चाहेगा, जो लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुएं और पृथ्वी के गर्भ में जो पोषण मिलता है, क्या, जो पृथ्वी के गर्भ में जो पोषण मिलता है, दिन रात बहने वाली नदियां ने पहाड़ों को पीस कर अगणित, जो पीस कर क्या बनाती हैं, ठीक है, प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है, क्या, मिट्टी से पृथ्वी के देह को सजाया है। ठीक है, हमारे भावी जो आने वाले में हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाला जड़ पत्थर कुशल शिल्पी, क्या, शिल्पियों से संवारे जाने पर अत्यंत सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं। ठीक है, अब देखो नाना भांति के
क्या नाना भांति के मतलब अनेकों प्रकार के क्या अनगढ़ नग विध की नदियां जो प्रवाही होती हैं, सूर्य की धूप में जो चिलकाते रहते हैं उनके क्या उनके जब चतुर कारीगर होते हैं, पहलूदार होते हैं, जो कटाव होते हैं, पर लाते हैं तब उनकी प्रत्येक घाट से नई शोभा और सुंदरता फूट पड़ती है। वो अनमोल हो जाते हैं। देश के नर नारी के रूप में मंडल और सौंदर्य प्रसाधन में इन छोटे छोटे पत्थरों का भी सदा से कितना भाग रहा है। अतएव हमें उनका ज्ञान होना भी आवश्यक है। अब देखो धरती की अब कहाँ से अब इनकी जांच पड़ताल होनी आवश्यक है। पृथ्वी में गोद में अनेक जन्मे पत्थर कुशल, देखो यहां तक। इसमें आप सभी से पूछ लिया कि धरती माता के कोख में कौन सी नदियां भरी हैं, तो आप सब क्या भरी? अमूल नदियां भरी पड़ी हैं। और इनके किन कारण इन्हें वसुंधरा कहा जाता है, इसका भी पूछ लेगा। आप सभी को इसको मतलब उसमें जो रेखांकित अंश होंगे उसको व्याख्या करना होगा और उनके कुछ क्वेश्चन का जवाब देना होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे क्या है? पृथ्वी और आकाश। जो पृथ्वी है आकाश है के अंतराल के डिफेंस में जो कुछ सामग्री है, पृथ्वी आकाश के जो अंतराल में जो कुछ सामग्री भरी है, पृथ्वी के चारों ओर फैलते हुए गंभीर सागर में जलचर जो जल हो गए, जो जल को चर मतलब जो जल में रहने वाले जीव एवं रत्नों की राशियां, उन सब के प्रति चेतना और स्वागत के नए भाव राष्ट्र में फैलाने चाहिए। क्या? राष्ट्र में फैलाने चाहिए। राष्ट्र के जो नवयुवक हैं के हृदय में उन सबके प्रति जिज्ञासा, उन सबके प्रति क्या होनी चाहिए? उन सबके प्रति जानने की इच्छा होनी चाहिए कि नई किरणें जब तक नहीं फूटती तब तक हम सोए हुए के समान है। जब नई किरणें जब तक नहीं फूटती तब तक हम सोए हुए किरणों के समान है। ठीक है, सोए हुए के समान है। विज्ञान और उद्यम। क्या? विज्ञान और उद्यम। क्या? विज्ञान और उद्यम दोनों से मिलकर राष्ट्र के भौतिक स्वरूप का, विज्ञान और उद्यम दोनों से मिलकर राष्ट्र का एक नया ठाठ खड़ा कर रहा है। यह कार्य प्रसन्नता, उत्साह और अथक परिश्रम के द्वारा नित्य आगे बढ़ना चाहिए। क्या? नित्य मतलब निरंतर आगे बढ़ना चाहिए। हमारा यह ध्येय होगा, हमारा यह उद्देश्य होगा। क्या? हमारा यह ध्येय या उद्देश्य होगा कि राष्ट्र में जितने हाथ हैं उनमें से कोई भी इस कार्य में भाग लिए बिना क्या रीता ना रहे। तभी मातृभूमि की पुष्कल जो समृद्धि है, क्या? समृद्धि और समग्र रूपमंडन प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे अब देखो जन के बारे में देखेंगे। जन मातृभूमि पर निवास करने वाला मनुष्य, जो मातृभूमि है उस पर निवास करने वाला मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। क्या? राष्ट्र भूमि पर निवास करने वाला मनुष्य राष्ट्र का चौथा है, दूसरा अंग है। क्या बोला है? दूसरा अंग है। पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो, क्या? पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना करना कैसा है? असंभव है। ये भी देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है,
क्या मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना करना कैसा है? राष्ट्र की कल्पना करना असंभव है। पृथ्वी और जल दोनों से सम्मिलित, क्या पृथ्वी और जल दोनों से सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। पृथ्वी हो गई, क्या पृथ्वी और मनुष्य के मिलने से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित करना ही मतलब संभव है। जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। जन के कारण, लोगों के कारण, जनता के कारण ही पृथ्वी का मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। पृथ्वी माता और जन सच्चे, जो पृथ्वी माता है, जो जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। ठीक है, ये सभी क्या है? पृथ्वी के पुत्र हैं। अब देखो, क्या जन के हृदय में इस सूत्र का अनुभव है। क्या जन लोगों के हृदय में इस सूत्र का अनुभव ही राष्ट्रीयता की कुंजी है। कैसी है? राष्ट्रीयता की कुंजी है। इसी भावना से इसी भावना से राष्ट्र निर्माण के अंकुर उत्पन्न होते हैं। यह भाव जब सशक्त रूप में जागता है, जब यह भाव होता है सशक्त रूप से जागता है, तब राष्ट्र निर्माण के वायुमंडल में भरने लगते हैं। जो राष्ट्र का निर्माण है वायुमंडल में क्या भरने लगते हैं। इस भाव के द्वारा ही मनुष्य पृथ्वी के साथ अपने सच्चे संबंध को प्राप्त करते हैं। क्या भाव के द्वारा ही मनुष्य पृथ्वी के साथ अपने सच्चे संबंध को प्राप्त करते हैं। जहां यह भाव नहीं है, जहां यह विचार नहीं है, वहां जन मतलब जनता और भूमि का संबंध अचेतन है और जड़ बना रहता है। जिस समय जन का हृदय भूमि के साथ माता और पुत्र के संबंध को पहचानता है, उसी क्षण आनंद और श्रद्धा से भरा हुआ और प्रणाम भाव मातृभूमि के लिए इसी प्रकार का प्रकट होता है। ठीक है, आगे चलें। उम्मीद करते हैं यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। देखो, आप सभी को क्लास को पूरा देखना है। अब देखो, यह प्रणाम पृथ्वी, क्या बोला है? यह प्रणाम पृथ्वी और जन का यह प्रणाम पृथ्वी और जन का दृढ़ बंधन है। पृथ्वी और जनता का दृढ़ बंधन है, दृढ़ भीति है। पर राष्ट्र की भवन मतलब घर तैयार होता है इसी संकल्प से। चट्टाने पर राष्ट्र का चिर जीवन आश्रित रहता है। इसी मर्यादा से अपनाने पर मनुष्यों के कर्तव्य और अधिकारों का उदय होता है। जो जन पृथ्वी के साथ माता और पुत्र के संबंध को स्वीकार करता है, उसे पृथ्वी के वरदानों का भाग पाने का अधिकार है। ठीक है, अब देखो, माता के प्रति अनुराग और सेवा भाव पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य है। वह एक निष्कारण मतलब बिना कारण के क्या है? धर्म है। स्वार्थ के संबंध के लिए स्वार्थ के लिए पुत्र का माता के प्रति प्रेम, स्वार्थ के लिए पुत्र का माता के प्रति प्रेम पुत्र के अधपतन और सूचित करता है। जो जन मातृभूमि के साथ अपना संबंध जोड़ना चाहता है, उसे अपने कर्तव्यों के प्रति
पहले ध्यान देना चाहिए, उसे पहले अपने कर्तव्यों के प्रति सबसे पहले उसे क्या करना चाहिए, उसे ध्यान देना चाहिए। ठीक है, आगे देखो, माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती है। माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से क्या करती हैं? देखो आप सभी, अगर आप सभी 2 या 3 भाई हैं तो आपकी जो माता हैं वो अपने पुत्रों को किसी भी मतलब भेदभाव नहीं करती हैं, समान दृष्टि से, एक भाव से, एक विचार से सभी को मानती जानती हैं। ठीक है, तो क्या है, माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती हैं, मतलब बराबर भाव में चाहती हैं। इसी प्रकार से क्या, इसी प्रकार पृथ्वी पर बसने वाला जन भी बराबर है, उस उनमें ऊंच क्या, ऊंच और नीच का भाव नहीं है, उसमें ऊंच नीच का भाव नहीं है। जो मातृभूमि के उदय के साथ जुड़ा हुआ है वह समान अधिकार का भागी है। वह किसका? समान अधिकार का भागी है। पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार अनंत है। जो पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार कैसा है? अनंत है। नगर और जनपदपुर में और गांव जंगल और पर्वत नाना प्रकार के, मतलब अनेकों प्रकार के जनों से भरे हुए हैं। ये जन अनेक प्रकार की भाषाएं बोलने वाले, ये जो जन हैं अनेक प्रकार की भाषाएं बोलने वाले और अनेक धर्मों के मानने वाले हैं। फिर भी ये मातृभूमि के पुत्र, और इस कारण उनका सहृदय, जो उनका हृदय, उनका भाव कैसा है? अखंड है। उनका भाव कैसा है? अखंड है। सभ्यता, और जो हमारा सभ्यता है और जो हमारी रहन सहन है की दृष्टि से जन एक दूसरे से आगे पीछे हो सकते हैं। क्या? उसके मतलब आगे पीछे हो सकते हैं, किंतु इस कारण से मातृभूमि के साथ, किसके? मातृभूमि के साथ उनका जो संबंध है, इस कारण से मातृभूमि के साथ उनका जो संबंध है उसमें कोई भेदभाव उत्पन्न नहीं हो सकता। उनमें जो कोई भेदभाव है वो उत्पन्न नहीं हो सकता। पृथ्वी के विशाल प्रांगण में, जो पृथ्वी का विशाल प्रांगण में सब जातियों के क्या, पृथ्वी के विशाल प्रांगण में सब जातियों के लिए समान क्षेत्र में समन्वय के मार्ग से भरपूर प्रगति, मतलब समन्वय के मार्ग से भरपूर प्रगति और उन्नति करने का सबको एक जैसा अधिकार है। ठीक है, सभी को प्रोग्रेस करने का एक जैसा अधिकार है, ना कि कोई इक्वल सबके, मतलब सबके प्रति समान व्यवहार है। ठीक है, किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र को, हाँ देखो ये वाला, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसी जन के पीछे छोड़कर राष्ट्र का आगे नहीं बढ़ सकता। मतलब किसी को छोड़कर राष्ट्र, मतलब किसी जन को छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। अतएव राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें लेनी है। क्या? हमें लेनी है, होगी। राष्ट्र के शरीर एक भाग में ही यदि अंधकार और एक निर्बलता का निवास है तो समग्र राष्ट्र का जो स्वार्थ है, जो स्वास्थ्य है, ठीक है, उतने अंश में असमर्थ रहेगा। इस प्रकार समग्र राष्ट्र को जागरण और प्रगति के एक जैसी उदार भावना से संचालित होना चाहिए। ठीक है, आगे चलें, अब आगे देखते हैं। अब तो क्या है, जन का प्रवाह अनंत है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब जो चीज बता रहे हैं पहला चैप्टर से आप कंप्लीट करते हैं तो समझिए आपका आना आपके बोर्ड एग्जाम में तय है। पहला चैप्टर से आपके लगभग 6 या 7 सेट में जरूर बजेगा।
मैं बता रहा हूं क्योंकि हम क्वेश्चन को बताते मतलब हमने पीवाईक्यू को देख के आते हैं, जो आपके एग्जाम में लगभग 5 से 6 साल का जो पीवाईक्यू में पूरा सर्च करके उसी हिसाब से तभी आप सभी को बताते हैं। जब आपका एग्जाम टाइम अभी आपका जब सिलेबस कंप्लीट करा लेंगे उसके बाद आप सभी को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लेके आएंगे, जिसमें आप सभी को ऐसे क्वेश्चन लाएंगे जो डायरेक्ट आपके बोर्ड एग्जाम में सेम टू सेम क्वेश्चन छपा मिलेगा। ठीक है, अब देखो स्टार्ट करते हैं। जन का प्रवाह अनंत होता है। जो जन का प्रवाह होता है कैसा होता है? वह अनंत होता है। जन का प्रवाह कैसा होता है? जन का प्रवाह अनंत होता है। जो सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ ही राष्ट्रीय भूमि के साथ राष्ट्रीय जन से तादाद में प्राप्त किया है। जब तक सूर्य की राशियां नित्य प्रातःकाल भवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी कैसा है? अमर है। कैसा है? अमर है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पर करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों के आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। जन का संतवादी बोला है? जन का संततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है। किसकी तरह है? जन के जो संततवाही है जीवन के नदी के प्रवाह की तरह है, जिसमें कार्य और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। किसके? अब हमने क्या पढ़ दिया? पृथ्वी और जन। अब इसके आगे संस्कृति के बारे में। ठीक है, अब देखो राष्ट्र का तीसरा अंग। जो राष्ट्र का तीसरा अंग कौन सा है? संस्कृत है। राष्ट्र का तीसरा अंग जन और संस्कृत है। राष्ट्र का तीसरा अंग कैसा है? जन और संस्कृत है। मनुष्यों ने युगों में जिस सभ्यता का निर्माण किया है, मनुष्यों ने युगों में जिस सभ्यता का निर्माण किया है, वही उसके जीवन की श्वास है। और बिना संस्कृत के जन की कल्पना करना क्या है? कबंध मात्र है, मतलब नाम मात्र है। संस्कृत ही जन का मस्तिष्क है। और संस्कृत के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र के वृद्धि संभव है। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाएं तो राष्ट्र का लोभ समझा जाना चाहिए। अब क्या है? जीवन में विटप का पुष्प है। जो जीवन में विटप का पुष्प है संस्कृत है, मतलब पुष्प संस्कृत है। संस्कृत के सौंदर्य और सौरभ में ही राष्ट्र जन के जीवन का सौंदर्य और यश अंतर्निहित है। ज्ञान और कर्म दोनों के ज्ञान और कर्म के पारस्परिक प्रकाश की संज्ञा और संस्कृत है। भूमि पर बसने वाले जन ने ज्ञान के क्षेत्र में जो सोचा है और कर्म के क्षेत्र में जो रचा है, दोनों रूप में हमें राष्ट्रीय संस्कृत के दर्शन मिलते हैं। क्या बोला है? जो राष्ट्र के संस्कृत के दर्शन उसमें हमको मिलते हैं। जीवन के विकास गति ही संस्कृत के रूप में प्रकट होती हैं। संस्कृत के रूप में प्रकट होती हैं। प्रत्येक जाति अपनी अपनी विशेषताओं के बोला है? प्रत्येक जाति ही अपनी अपनी विशेषताओं
के साथ ही इसी गद्य को निश्चित करती हैं और उसमें प्रेरित संस्कृत का विकास करती हैं। इस दृष्टि से प्रत्येक क्या, इस दृष्टि से, इस भावना से प्रत्येक जन की अपनी अपनी भावना के अनुसार पृथक पृथक संस्कृत राष्ट्र के विकसित होते हैं, परंतु उन सबका मूल आधार पारस्परिक सहिष्णुता और समन्वय पर निर्भर है। ठीक है, कैसा है, उन पर निर्भर है। अब देखो, जंगल में जिस प्रकार अनेक लता वृक्ष, जो वृक्ष और वनस्पतियां अपने अद्भुत भावों से उठते हुए, कैसे, अपने अद्भुत भाव से उठते हुए पारस्परिक सम्मिलन, क्या, पारस्परिक हो गया, सम्मिलन हो गया, से अवरोधी स्थिति, क्या, अवरोधी स्थिति प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जन अपनी संस्कृतियों के द्वारा, जो राष्ट्रीय जन है अपनी संस्कृतियों के द्वारा एक दूसरे के साथ मिलकर राष्ट्र में रहते हैं। जिस प्रकार जल के अनेक प्रवाह नदियों के रूप में मिलकर समुद्र में एक रूपता प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्र जीवन की अनेक विधियां राष्ट्रीय संस्कृत में समन्वय प्राप्त करती हैं और समन्वय युक्त जीवन और राष्ट्र की सुखदायी रूप हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है, साहित्य कला। जो साहित्य है, कला है, क्या, साहित्य कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में क्या, राष्ट्र जन अपने अपने मानसिक भावों को, क्या, अपने अपने जो मानसिक विचार है, मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। आत्मा का जो विश्वव्यापी, जो आत्मा का विश्वव्यापी आनंद भाव है, क्या, आत्मा का जो विश्वव्यापी आनंद भाव है, वह इन विधि रूपों में साकार होती है। क्या, वह इन विधि रूपों में क्या करती हैं, साकार होती हैं। यद्यपि बाह्य रूप से दृश्य संस्कृत के ये जो बाहरी लक्षण अनेक दिखाई पड़ते हैं, किंतु आंतरिक आनंद की दृष्टि, जो अंदर के आनंद की दृष्टि में, उनमें एक सूत्रता और व्यक्ति सहृदय वह प्रत्येक संस्कृत आनंद पथ को स्वीकार करता है और उससे आनंदित होता है। इस प्रकार की उदार भावना ही, उस प्रकार की जो उदार भावना विविध जनों से बने हुए राष्ट्र के क्या बोला है, स्वास्थ्यकार। ठीक है, स्वास्थ्यकार है। अब आगे क्या है, गांव के जंगलों और स्वच्छंद, जो गांव के क्या बोला है, गांव और जंगलों में स्वच्छंद जन्म लेने वाले लोकगीतों में तारों और नीचे उनके विकसित लोक कथाओं में क्या होते हैं, संस्कृत का अमित भंडार भरा हुआ है, जो उनके अंदर मतलब अमित भंडार भरा हुआ है, जहां आनंद की भरपूर मात्रा प्राप्त हो सकती है। राष्ट्रीय संस्कृत के परिचय काल में उन सब का स्वागत करने की आवश्यकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। पूर्वजों ने चरित्र और धर्म विज्ञान, जो हमारे पूर्वज थे, क्या मतलब जो पूर्वज थे, पूर्वजों ने चरित्र और धर्म विज्ञान, क्या, धर्म विज्ञान, साहित्य कला और संस्कृत के क्षेत्र में जो कुछ भी पराक्रम किया है, पराक्रम किया है, उस सारे विस्तार को हम गौरव के साथ धारण करते हैं। उस सारे विस्तार को हम क्या करते हैं, गौरव के साथ धारण करते हैं। उसके तेज को अपने भावी जीवन को साक्षात, उसका जो तेज है उसके अपने भावी जीवन को साक्षात देखना चाहते हैं। यही राष्ट्र संवर्धन का स्वाभाविक प्रकार है, जहां अतीत वर्तमान के लिए भार रूप नहीं है, क्या, भार रूप नहीं है, जहां भूत वर्तमान को जकड़ नहीं रखना चाहता,
वरना मतलब वरना अपने जो वरदान से पुष्टि करके उसके आगे बढ़ना चाहता है, उसे राष्ट्र का हम स्वागत करते हैं। क्या? उस राष्ट्र का हम क्या करते हैं? उस राष्ट्र का हम स्वागत करते हैं। ठीक है, तो आपका चैप्टर समाप्त होता है। अगर आप इस वीडियो में अब तक बने हैं तो आप सभी मतलब बहुत ही पेशेंस के साथ, इतना कोई रुकता नहीं है कि एक बार में कोई वीडियो देख ले। ठीक है, अगर आप सभी वीडियो को पूरा देखे हैं तो आप सभी को बहुत धन्यवाद, और आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करिएगा और वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। और हाँ, अगर आपको चाहते हैं कि आपका पर्सनल क्वेश्चन का जवाब दिया जाए तो आप हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो करिएगा। वहाँ पे हम आपको डेली टारगेट देंगे, आपको किस तरीके से स्ट्रेटजी, किस तरीके से प्लान, आपको क्या क्या पढ़ना है, आप सभी हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो करिएगा। उस पर आप सभी को हम पर्सनल क्वेश्चन का जवाब देंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।